शुरू करते हैं। देखिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चल रहा है, इसी को कंटिन्यू करेंगे। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब ये हुआ कि देखो, जैसे हमें पता है कि पोजीशन जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो m1 r1 प्लस m2 r2 इसी तरह से कंटिन्यू होगी और बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है, तो इसका पोजीशन आएगा। और आपको ये पहले से ज्ञान प्राप्त है कि dr/dt हमें v देती है, वेलोसिटी देती है, इसीलिए सबको अगर टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर दें तो ये आपको वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसी तरह से आप सिंपल वे में ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह से आप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। m1 a1 प्लस m2 a2 इसी तरह से डॉट 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 m1 a1 m2 m1 m2। ये इतनी चीज़ों पे बातें कल हो चुकी थी, एक सिंपल प्रॉब्लम भी हो चुका था। इसी पे एक दो सवाल और करेंगे, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को। जैसे कि सवाल दे दिया गया आपके पास कि हमारे पास एक पुली सिस्टम है, ठीक है, मासलेस पुली, फ्रिक्शनलेस, मासलेस और फ्रिक्शनलेस पुली, और यहाँ पे मासलेस स्प्रिंग है आपके पास। और मान लीजिए इसमें दो बॉडी हैंग कर रही है, एक का मास 1 किलोग्राम है और एक का मास 2 किलोग्राम है। हमसे पूछा गया कि भाई इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास तो होगा नहीं, इसका एक्सेलरेशन बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है। आपके पास ऑप्शन है g/3 माइनस g/3, g/9 और माइनस g/9 मान लीजिए। आप चाहे तो खुद ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज देखिए जिनको ट्राई करना करिए, जिनको नहीं करना है आप समझिए इसको करें कैसे। तो देखो कुछ नहीं करना है, पहले देखो एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का ना, आप आराम से दोनों इंडिविजुअल बॉडी का एक्सेलरेशन निकाल लीजिए। और ये तो हम लोग पहले भी सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम आपको एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ना बोल के a1 a2 बोलते तो निकलता ना बाबू, a1 a2 निकलता ना, निकलता a1 a2, तो आप a1 a2 निकाल लीजिए। एक्सेलरेशन आ गया, a1 a2 आ ही गया तो फिर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी तो आ जाएगा। अब a1 a2 कैसे निकालते हैं वो देखो, आपको डायग्राम देख के दिख रहा होगा कि ये बड़ी नीचे जाएगी बाबू, ये नीचे जाएगी नहीं, और जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगी उसी एक्सेलरेशन से ये वाली बड़ी ऊपर जाएगी। ये सब बातें हो चुकी थी। आप इसका एफबीडी बनाते हैं और नेट एक्सेलरेशन निकालते हैं। आपको पता है कि नेट एक्सेलरेशन जो होता है नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स इधर कितना 2a नहीं 2mg है, मतलब ये होगा ना, ये लगेगा इसमें mg ना 2g, और ये इधर वेट कितना लग रहा है इसका 1g लग रहा है ना। एफबीडी बनाते हैं इसका, कैसे एक्सेलरेशन निकालते हैं, एफबीडी बना के या नेट एक्सेलरेशन भी तो करते हैं, याद है नहीं? चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे टेंशन एक्ट कर रहा है, स्प्रिंग सेम है तो यहाँ भी टेंशन सेम एक्ट करेगा बाबू नहीं। तो यहाँ पे देखो ये नीचे जा रही है एक्सेलरेशन से तो ये बड़ा होगा, कितना हो, इसका इक्वेशन क्या बनेगा 2g माइनस t बराबर 2a, ऐसे निकालते थे ना। और देखो ये ऊपर जा रहा है मतलब ये वाला फोर्स हैवी होगा, ये ऊपर जा रहा है मतलब ये वाला फोर्स हैवी होगा, मतलब t माइनस g इक्वल टू ma। कोई दिक्कत? जब आप इसको सॉल्व करते हैं प्लस करते हैं तो देखिए 2g में से g जाएगा, एक g बचेगा और प्लस करेंगे तो 3a आएगा, a इक्वल टू g/3 आएगा। एक तो तरीका ये था, दूसरा ये था कि आप सीधा भी निकालते थे इसे। और सीधा कैसे निकालते थे बाबू, आपको याद होगा कि नेट एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट फोर्स बाय टोटल मास होता था। तो बताइए नेट फोर्स कितना लगेगा इसमें, इधर लग रहा है 2g, इधर लग रहा है g, तो 2g माइनस g, नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास कितना है 1 kg 2 kg कुल मिला के 3 kg आया ना g/3। और जब भी दो पुलिस सिस्टम हो तो उसमें सीधा नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास करें, टाइम कंज्यूम मत करिए। सवाल से ये समझ में आ गया कि दोनों बॉडी की इंडिविजुअल एक्सेलरेशन, मतलब आपके पास a1 का भी वैल्यू आ गया कितना g/3 और आपके पास a2 का भी वैल्यू कितना आ गया g/3। यहां तक समझे? अब जब आपको a1 a2 आ ही गया है तो आप आराम से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए
और कैसे करेंगे बाबू, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1 a1 प्लस m2 a2 बाय m1 प्लस m2 होगा। क्योंकि ये वेक्टर है तो आपको विद साइन लेना है, m1 तो m1 ही है 1, इसका a1 देखो इसके लिए एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव ले रहे हैं क्या, अगर लेंगे तो प्लस g/3 होगा, मतलब g/3। अब m2 का वैल्यू 2, बताइए एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड है तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो माइनस g/3 बाय a1 प्लस a2 मतलब 3 kg। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमें लगता है ये कितना जाना चाहिए सर, g/3 माइनस 2g/3, g/3 माइनस 2g/3 बाय 3 है। अब जब सॉल्व करिएगा तो हमें लगता है कि ये g माइनस 2g कितना होगा, माइनस g बाय, और ये 3 चला जाएगा नीचे मतलब 9 हो जाएगा, तो माइनस g/9। इस तरह से हम लोग इस ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं करना है, आपने जितने भी काइनेमेटिक्स लगा रखे हैं, जितने भी मैकेनिक्स में सीखे हैं, जितनी भी एफबीडी वाला मोशन वाला प्रॉब्लम कर रखा है, सब में सेंटर ऑफ मास इन्वॉल्व किया जा सकता है। नहीं, आपने इतने भी सवाल करे, सबकी वेलोसिटी निकाली, अपने अलग अलग बड़ी सिस्टम वाला सवाल करा है, सब में वेलोसिटी, सब में एक्सेलरेशन निकाला है। बस उसी सवाल को अगर आपको प्रैक्टिस करना हो तो उसमें बस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लगा दीजिए, a1 a2, नहीं v1 v2 आपने वहां पे निकाला ही है, बस 3 बड़ी सिस्टम होगी तो a1 a2 a3 वाला चलाएगा। तो हमें लगता है कि ये इनको ही ज्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि आपको मैटर समझ में आ गया कि करना क्या है। कुछ नहीं करना, इंडिविजुअल बॉडी का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जैसा आप पहले वाले तरीके से निकालते थे आप निकालिए, जेन्युइन है, बस उसको मर्ज कर दीजिए आप सेंटर ऑफ मास वाले इस फॉर्मूले पे, और कुछ कहानी रहेगी नहीं। क्या हमें लगता है इसमें ज्यादा बात नहीं करनी, आगे बढ़े। गुड, नोट करना, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। देखो बातें होती रहेंगी, सवाल होती रहेंगी, कंसेप्ट भी थोड़ा सा कर लें, क्योंकि अगला टॉपिक होगा फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास। क्योंकि बॉडी में वेलोसिटी आई, सिस्टम में वेलोसिटी आई, एक्सेलरेशन भी आया, फोर्स तो आएगा ही, है कि नहीं। जैसे है क्या कि देखो फोर्स हम लोग जो बात करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई सिस्टम है, इसमें मान लीजिए ढेर सारे पार्टिकल हैं, नहीं ये एक सिस्टम है, इसमें ढेर सारा पार्टिकल है, और हर पार्टिकल पे मान लीजिए आप इंडिविजुअल फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, मान लीजिए F1, नहीं F2, कुछ भी F3 ओवरऑल, जिसकी वजह से हर पार्टिकल में इंडिविजुअल एक्सेलरेशन आया, A1 नहीं A2 और मान लो A3, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और अगर हम ऑल ओवर द सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम पे नेट फोर्स आपको दिख रहा होगा, जिसकी वजह से इस पूरे सिस्टम का मास और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन के फॉर्म में होगा। अब ये नेट फोर्स आप दो तरीके से कह सकते हैं, एक तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, इंडिविजुअल फोर्सेस। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि अगर आप यही एक्सेलरेशन चाहते हैं तो आप ये भी कह सकते हैं इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड कर लीजिए और इतना ही फोर्सेस पे लगा दीजिए, जो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट होता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास m1 a1 प्लस m2 a2 है, या तो आप इसे ऐसे समझिए या तो इसे ऐसे समझिए, बाय m1 प्लस m2, तो आप इसे ये भी कह सकते हैं कि a एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास टाइम्स ऑफ m1 m2 इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2, ये भी कह सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये टोटल सिस्टम का मास है ना, तो नेट मास हो गया और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, है ना। और ये देखिए इसको कह सकते हैं इस पार्टिकल पे लगा फोर्स F1, m1 a1 कह सकते हैं F1, इसी तरह से F2, इसी तरह से फोर्स लगेंगे। तो ये हो गया आपका, और ये क्या हो गया आपका नेट फोर्स। इस फोर्स का वेक्टर सम ये क्या है, m ही तो है, आप इसे नेट फोर्स भी कह सकते हैं, F नेट इक्वल टू F1 प्लस F2, इस तरह से। और ये फोर्स कहां पे होगा, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं।
काम हमें दो तीन बातों पे करनी है। क्या कि अगर नेट फोर्स जीरो हो, ज्यादातर कहानी या सवाल जो बनते हैं नेट फोर्स जीरो वाले पे, सेंटर ऑफ मास पे बेस जो क्वेश्चन बनता है कि जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, मतलब ये जो नेट फोर्स है वो जीरो हो। आप ये बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस पे नेट फोर्स जीरो हो, नेट फोर्स ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो? एफ नेट ऑन सेंटर ऑफ मास, हम ये कह रहे हैं कि एफ नेट ऑन सेंटर ऑफ मास जीरो हो। क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि F1 का वैल्यू जीरो हो, F2 का वैल्यू जीरो हो, F3 का वैल्यू जीरो हो? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर सम है। नेट जीरो हो सकता है, इंडिविजुअल जो मासेस हैं उस पे नेट फोर्स जीरो हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहां पे ये हो रही है कि एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ढेर सारे मासेस हैं, पार्टिकल हैं, सब मास एक्सेलरेशन कर रहा है, सब मास की वेलोसिटी है, फिर भी सेंटर ऑफ मास पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नेट फोर्स उसका जीरो है, मतलब सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि नेट फोर्स जीरो हो सकता है ऑन सेंटर ऑफ मास। अगर तो यही कहानी पढ़नी हमें कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन ना बदले, या उस पर फोर्स ना लगे, या उसका उसमें एक्सेलरेशन ना हो। मतलब हम ये कह रहे हैं कि इफ एफ नेट ऑन सेंटर ऑफ मास इक्वल टू जीरो, नहीं तो इट इज नॉट नेसेसरी F1 इक्वल टू जीरो या F2 इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ। मतलब ये हुआ कि ये भी ऑल्सो कि A1 डज नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट नेसेसरी, ऐसा नहीं कि ऑलवेज। क्या ये जरूरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि वेक्टर सम करना है ना बाबू, एक पॉजिटिव ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। भाई इस पे लगा है फोर्स, M1 पे फोर्स लगा, A1 आया होगा, M2 पे फोर्स लगा, A2 आया होगा, या नहीं भी आया होगा। ये हमको बोल रहे हैं कि ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, जरूरी नहीं कि F1 जीरो ही होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमको बात करनी है इस पे कि अगर नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास क्या जीरो हो सकता है? हमेशा नहीं होगा, लेकिन हो तो सकता है कभी कभी। तो जब होगा तब क्या क्या चीजें होंगी वो पढ़नी है हमें। क्लियर? और अगर नेट सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स जीरो है तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि F1 का वैल्यू भी जीरो होगा, या F2 का वैल्यू जीरो होगा, या A1 जीरो होगा, A2 जीरो होगा। ये जरूरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, बात आई समझ में? तो आप ये बताइए, अगर नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास जीरो हुआ, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर ए नेट सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होगा। ये तो जरूरी है ना इस केस में। इफ नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास जीरो, देन एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आल्सो जीरो। बाबू, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता, तो एक्सेलरेशन ही जीरो हुआ होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो हुआ है तो आप वेलोसिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आल्सो, एक्सेलरेशन ना जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, इसको वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन नहीं है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी जीरो नहीं। हाँ, वेलोसिटी जीरो होगी, एक कहानी है। सुनो ये बात समझे, अगर सेंटर ऑफ मास का नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास जीरो, तो नेट एक्सेलरेशन ऑन सेंटर ऑफ मास आल्सो जीरो, यानी कि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी से, क्योंकि वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो गई। आई बात समझ में? अब एक बात जो नोटेबल है उसे समझिए कि दो बातें, अगर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, मान लेते हैं कि शुरू में सिस्टम रेस्ट में था, सिस्टम रेस्ट में था तो सारे पार्टिकल भी रेस्ट में थे, ठीक है, और फोर्स लगा, इंडिविजुअल पार्टिकल पे फोर्स लगा, लेकिन हुआ क्या कि नेट फोर्स सेंटर ऑफ मास अभी भी जीरो हो गया, अभी भी सेंटर ऑफ मास जीरो हो गया। तब क्या होगा? कहता है कि सेंटर ऑफ मास अगर जीरो हो, फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास जीरो हो, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, हाँ या ना? अगर सेंटर ऑफ मास पे नेट फोर्स जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, पहली वेलोसिटी जितनी थी उतनी ही होती है।
मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। अगर ये 0 है, इसका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही ना है कि अगर एफ नेट 0 होगा तो यू बराबर भी होगा। तो बताइए सर यू कितना था, भी कितना होगा? इस वक्त आपका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में होगा। तब क्या होगा इस केस में? वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? 0। बस ये 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हमेशा सवाल बनाने वक्त ध्यान में रखनी है, नोट कर लीजिए। जैसे इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है, एक का मास m1 है जिसे r डिस्टेंस पे रखा गया एक पार्टिकल को m2। ये एक बॉडी है और इस बॉडी में 2 पार्टिकल हैं मात्र, ओनली। ये 2 पार्टिकल सिस्टम है आपका, ठीक। इस पे फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी ड्यू टू फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इधर खींचा चला आ रहा होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी ड्यू टू सेकेंड बॉडी ग्रेविटेशनल फोर्स। बताइए F12 इक्वल टू माइनस F21 नहीं होगा? है ना, इक्वल फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नेट फोर्स क्या कहते हैं? नेट फोर्स इस सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लगा? सिस्टम पे नेट फोर्स 0 लगा। अगर सिस्टम पे नेट फोर्स 0 लगा है, आप हमें ये बताइए क्या इस पार्टिकल में वेलोसिटी नहीं होगी? बोलो, नहीं होगी। ये इधर आ रहा होगा, नहीं, वो कांस्टेंट तो इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो क्या इस पार्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं होगा? होगा। मतलब यहां पे इस पार्टिकल में भी वेलोसिटी होगी और इस पार्टिकल के पास भी एक्सेलरेशन होगा। क्या एक्सेलरेशन 0 है? नहीं। दोनों में से किसी भी पार्टिकल की एक्सेलरेशन 0 है? नहीं। क्या वेलोसिटी 0 है? नहीं। है कि नहीं? यहां भी वेलोसिटी 0 नहीं है, नहीं एकदम, लेकिन साक्षात दिख रहा है कि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन इंडिविजुअल पार्टिकल के हो सकते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी हो सकती है। उसी तरह से एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, Q1 Q2 है मान लो, इसका मास या चलो Q1 Q2 हो रहा है। तो बताइए ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वल होगा, अपोजिट डायरेक्शन है। यहां पे भी नेट फोर्स क्या हो रहा है? 0। क्या इसके पास वेलोसिटी है? एक्सेलरेशन है, तब एक्सेलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हो सकता है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स के पास वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फिर भी नेट फोर्स सिस्टम पे 0 हो सकता है। आई बात समझ में? गुड। तो नेट फोर्स अगर सिस्टम पे 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा। प्लीज, अगर नेट फोर्स सिस्टम पे 0 होगा तो सेंटर ऑफ मास मूव करेगा, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। क्लियर है? चलिए अब इसी सब कुछ सवाल को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन को करें। कंसेप्ट इतना ही था, फोर्स से रिलेटेड जो जानकारी आपको लेनी थी हो चुकी है। अब हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? साफ करें इसे, ठीक है? चलिए सबसे पहले आसान सवाल लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट बेस्ड है। इस तरह के सवाल नीट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक बेसिक सवाल लेते हैं, इसमें थोड़ी फील की आवश्यकता भी पड़ेगी, महसूस कर पाओगे तो ये चीजें परमानेंट आपके दिमाग में सेट रहेगी। नहीं तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला आपके पास ही, फॉर्मूला याद रहेगा, बन ही जाएगा। बताइए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है, एक पार्टिकल है या बॉडी है, मान लो 2 बॉडी सिस्टम ले रहे हैं, 2 पार्टिकल सिस्टम, और मान लीजिए इसका मास कुछ है 10 kg, ठीक। और मान लीजिए एक दूसरा बॉडी है, इसका मास मान लो 20 kg। इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए r है, कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। क्या बता सकते हैं सेंटर ऑफ मास किधर होगा? बीच के करीब, मिड पॉइंट से थोड़ा इधर होगा, ये तो सत्य हो गया, ठीक है? आई बात समझ में? क्या अगर हम 10 kg को यहां ना रख के थोड़ा करीब ले आए, तो बताइए 10 kg को यहां ना रख के थोड़ा करीब ले आए,
आप हमें ये बताइए क्या सेंटर ऑफ मास वहीं रहेगा? अब बताइए किधर जाएगा ये? 20 kg की तरफ। पक्का है? पक्का फील करिए थोड़ा। जैसे मान लो ये है, अभी दोनों तरफ मास सेम सेम है, तो बीच में सेंटर ऑफ मास होगा नहीं? इधर मास बढ़ा दिए तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर शिफ्ट कर गया। हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट कर गया, हम ये कर रहे हैं कि ये जो 10 kg यहां पे है इसको थोड़ा इधर ले आए, नहीं इसको थोड़ा इधर ले आए, तो सेंटर ऑफ मास आपको लगता है ये बॉडी कहां पे होल्ड, मतलब इसको हाथ को कहां रखें कि ये बॉडी होल्ड हो जाए? इधर कहीं, क्या लग रहा है? इधर अगर रखोगे तो ये होल्ड हो जाएगा? क्या लग रहा है? पता नहीं। देखो मान लीजिए आपको नहीं पता सेंटर ऑफ मास, अगर महसूस नहीं कर पाए रहने दीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, फॉर्मूला से आ जाएगा। मान लीजिए हमें नहीं पता कि सेंटर ऑफ मास किधर मूव करेगा, लेकिन मूव तो करेगा, ये तो फिक्स है क्योंकि इसे एडजस्ट होना होगा ना। अब सेंटर ऑफ मास का नया वाला पोजीशन बनेगा, सेंटर ऑफ मास अब नया वाला पोजीशन बनेगा। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इसको इधर 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिए, इस 2 सेंटीमीटर इसे शिफ्ट किया गया, तो हमसे ये पूछा गया है कि सेंटर ऑफ मास किधर कितना शिफ्ट करेगा, ये पूछें। पूछते हैं, इसमें 2 सवाल बनेगा। तो हमें ये पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट करेगा और किधर करेगा, ये भी नहीं पता। चलो एक बात बताओ बाबू, सुनो, अगर आपको पता है कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये टेक्निक ध्यान में रखिएगा, इस तरह के जितने भी सवाल होंगे सब इसी टेक्निक से बन जाएंगे, कॉमन टेक्निक है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है m1r1 प्लस m2r2 बाय m1 प्लस m2। अगर हम इसे पार्शियली डिफरेंशिएट करें, नहीं या आप ये कह सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये हो गया इज इक्वल टू m1 डेल r1, चेंज इन पोजीशन ऑफ पहली वाली बॉडी, प्लस m2 r2 डेल r2। ये क्या दिखा रहा है, m1 में कितना चेंज हुआ और m2 में पोजीशन में कितना चेंज हुआ, वो हमें ये बता देगा कि सेंटर ऑफ मास में कितना चेंज हुआ बाय m1 प्लस m2। आप ये बताइए सेंटर ऑफ मास में कितना चेंज हुआ आपको निकालना है, मतलब आपको नहीं पता। चलिए ये बात समझ पाए, इसका मतलब समझ पाए कैसे यूज करना है इसे? आइए सवाल से समझाते हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन हो गया कि सेंटर ऑफ मास में के पोजीशन में कितना चेंज और किधर होगा, मान लीजिए नहीं पता, या आपको नहीं, जिधर लग रहा है इधर मान लीजिए, अगर उसके नेगेटिव आ गया तो आपका मानना, मतलब आपने जिधर माना उसके अपोजिट होगा या मान लीजिए नहीं मानने, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पता है कि m1 कितना है 10 kg, अगर ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव माने हैं तो +2 शिफ्ट हुआ है, मतलब 2 पोजीशन शिफ्ट हुआ है m1 का, प्लस क्या m2 को भी शिफ्ट करना है आपको अभी पहले वाले सवाल में? नहीं ना, तो चलिए m2 को वहीं पे रहने दीजिए, और इसका शिफ्टिंग नहीं हुआ है, इसको शिफ्ट नहीं किया आपने बस। और क्या हुआ m1 प्लस m2, 10 प्लस 30 इक्वल टू ओवरऑल 30। हाँ ये हुआ 20 ओवरऑल 30, तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 बाय 30 मीन्स कितना हुआ 2/3 0.6। पहले जहां था वहां से 0.6 शिफ्ट हुआ है। अब ये बताइए, ये है यहां पे पोजीशन थोड़ा घट के मान लीजिए r' हो गया, नहीं पहले जहां पे था उससे 0.6 शिफ्ट हुआ है। अब ये 0.6 क्या होता है, ये बात तो हमेशा ट्रू होती है कि सेंटर ऑफ मास हमेशा हैवियर बॉडी के क्लोज होता है, हैवियर बॉडी के क्लोज होता है। अगर मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस 10 होता और मान लीजिए यहाँ पे ये 6 है और ये मान लीजिए 4 पे होता, मान के चलें 4 पे होता, अब पोजीशन मान लीजिए नई वाली कितनी हो गई बाबू, 2 कम हो गया ना, ये समझे? जैसे देखो ये क्या कहना चाह रहा है
हमने इस वक्त क्या करा है, इसे वहीं पे एज इट इज छोड़ा है, इसे शिफ्ट, इसका जो शिफ्टिंग है उसको 0 रखा है, इसको शिफ्ट नहीं करा है। हमने पूछा है कि सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग कितना होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि शुरू में, अच्छा ये बताइए, जब ये 10 kg और 20 kg 10 मीटर के सेपरेशन पे होगा, सेंटर ऑफ मास कितना होगा, कहाँ पे था एग्जैक्ट, चलो छोड़ रहने दो। ये मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे था, तो सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पे है, मतलब ये हो गया आपका, मान लेते हैं तत्काल 6 सेंटीमीटर, ये डाटा रफ ले रहे हैं 4 सेंटीमीटर मान लीजिए। उस वक्त सेंटर ऑफ मास यहाँ है, लेकिन हुआ क्या कि हमने इसे थोड़ा शिफ्ट किया और इसे एज इट इज रहने दिया। इसके बीच का डिस्टेंस अभी कितना हो गया है, 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करने से अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना रह गया सर, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, ये तो पक्का है कि इसका सेंटर ऑफ मास इसी के करीब होगा, बीच में तो रहेगा नहीं। तो किधर शिफ्ट करना चाहिए सेंटर ऑफ मास, ये हो गया ना, सेंटर ऑफ मास पहले 4 पे था, नहीं इधर से 4 पे था, अगर इधर से 4 पे रहेगा तब तो बराबर पे आ जाएगा ना, स्वाभाविक, तो 4 पे तो नहीं होगा। अब बताइए 4 मतलब 0.6 शिफ्ट इधर करना है या 0.6 शिफ्ट इधर करना है, बात खत्म। इसमें इतना क्या सोचना, नहीं कहने का मतलब ये हुआ, या तो आप सोच भी सकते हैं या अदरवाइज ये जो 0.6 आया है, ये स्वाभाविक बात है कि पहले से जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा उधर से इस तरफ शिफ्ट करा होगा, पहली बात। दूसरा, साइन क्या आया सर इसका, आया पॉजिटिव, बस खत्म। यही साइन डिटरमाइन करेगा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन किधर शिफ्ट करेगा। मतलब आपने ये पॉजिटिव माना इधर ना, तो सेंटर ऑफ मास भी इधर ही शिफ्ट करेगा, साइन पॉजिटिव आया। अगर ये समझ पाए, इसकी वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन कभी कभी हो सकता है फील्ड में, कोई जरूरी नहीं। इस तरह के सवाल में दोनों के बीच के डिस्टेंस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसलिए ये डिस्टेंस दिया भी नहीं रहेगा। अभी दिया था क्या, नहीं ना, दिया भी नहीं रहेगा। आई बात समझ में, हाँ, ये शिफ्टिंग वाली बात होगी। अगर यहीं पे हम आपको ये पूछते, ये सवाल समझ पाए, इसमें क्वेश्चन क्या था कि अगर इनको यहीं पे एज इट इज छोड़ दे तो सेंटर ऑफ मास कितना और किधर शिफ्ट करेगा। अगर इसी में हम ये सवाल आपसे पूछ लें, सुनना, अगर ये टेक्निक आप समझ गए, इसमें क्या होगा, आप किसी का भी पोजीशन, तीनों का पोजीशन भी चेंज कर दोगे ना, नया वाला पोजीशन सेंटर ऑफ मास क्या होगा, निकल आएगा। इसमें आप किसी का भी पोजीशन बदल सकते हैं, तीनों का पोजीशन बदल सकते हैं। समझ पाए बात को। जैसे इसका पार्ट 2, अगर मान लीजिए हम यहीं पे आपको ये पूछते कि ये 10 kg है बाबू, नहीं, और ये मान लो 20 kg है, अभी सेंटर ऑफ मास इसका जहां पे है, ठीक है, इसे अगर हम 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किए तो इसे किधर और कितना, इसे किधर और कितना शिफ्ट करें कि ताकि सेंटर ऑफ मास हमारा वहीं रहे। नहीं, मतलब सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं बदले, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो हो वो एज इट इज वहीं पे रहे। क्वेश्चन समझ गए। इसे कितना और किधर शिफ्ट करें कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं बदले। तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि 2 सेंटीमीटर इधर कर दीजिए, है ना, तो भाई 2 सेंटीमीटर आप इधर कर दीजिए तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन 2 सेंटीमीटर भी इधर आ जाएगा। स्वाभाविक बात है। आपने इसको 2 इधर किया, इसको भी 2 इधर किया, गैप तो वही बना रहा, तो सेंटर ऑफ मास भी 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट करेगा। हमको सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं करना है, सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट नहीं करना है, जहां पे है वहीं पे रहे। आई बात समझ में, नहीं समझे क्वेश्चन क्या था। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर काहे टेंशन ले रहे, इसको आप 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दीजिए बाबू। मान लिए कि इसको आपने 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट कर दिया, इसको भी 2 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट किया, तो बीच में सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे रहेगा क्या। सेंटर ऑफ मास यहां था ना, यहां ना आ गया, सेंटर ऑफ मास भी 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाएगा। हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास 2 सेंटीमीटर शिफ्ट ना करे, जहां पे है वहीं पे रखे। काहे टेंशन ले रहे हैं, तरीका आपके पास है। किधर आएगा और कितना आएगा, क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन क्या था, नहीं क्वेश्चन ये था कि 10 kg is shifted 2 centimeter towards center of mass, then
हाउ मच डिस्टेंस शुड 20 kg be shifted so that position of center of mass remain same। क्वेश्चन समझ गए क्या? इसका आंसर कितना आया? ये भी पता चल गया कितना और किधर, ये भी पता चल गया। देखो बाबू कैसे, आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन शिफ्ट करना है नहीं, तो इसका मतलब ये जीरो हो गया नहीं। RCOM का वैल्यू जीरो, M1 डेल R1 प्लस M2 डेल R2 बाय M1 प्लस M2। क्या इसका पोजीशन बदलना है? इसका मतलब ये वैल्यू जीरो। M1 R1, M1 कितना 10, R1 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। बोलोगे सर सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए, भाई आंसर भी तो सेंटीमीटर में आएगा ना, इसलिए यूनिट वगैरह कन्वर्जन की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए, ये डायरेक्शन आपने माना है पॉजिटिव और इसका डायरेक्शन ये किधर शिफ्ट करा, अगर तुम्हें पता चल गया तो डायरेक्शन ले लो, नहीं पता चला तो रहने दो, नहीं पता है ना किधर करेगा। चलिए x मान लेते हैं, कितना हुआ 20 टाइम्स ऑफ x, किधर और कितना नहीं पता, दोनों चीजें अननोन है, अपने आप आ जाएगी। 10 प्लस 20 कितना हुआ 30। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 20 प्लस 20x इक्वल टू 0। तो बताइए x इक्वल टू -1 आया, इसका मतलब समझे क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करा है इस तरफ, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं ये ओ सॉरी हाँ R2 इधर शिफ्ट करा है कितना 1 सेंटीमीटर। अगर आपको ये नहीं लग रहा है, बिलीव नहीं हो रहा है, तो आप एक डाटा ले लीजिएगा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकाल लीजिएगा, फिर शिफ्ट करिएगा, आपको खुद ब खुद पता चलेगा नया वाला सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होना चाहिए। आई बात समझ में? पक्का समझ गए? 100% नोट कर लीजिए, आगे बात करते हैं। सवाल ये है कि सर हमारे पास 2 पार्टिकल सिस्टम है, 10 kg और 20 kg, सेंटर ऑफ मास कहीं होगा इसका। हमने क्या किया, 10 kg एज शिफ्टेड 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, जहां पे पहले सेंटर ऑफ मास था वहां से 2 सेंटीमीटर दूर, मतलब इसको इधर शिफ्ट किए होंगे, कितना 2 सेंटीमीटर। हाँ, हाउ मच डिस्टेंस शुड 20 kg be shifted so that how much distance should be shifted so that center of mass will shifts 3 centimeter towards 10 kg block, मतलब हम चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास भी हमें अब यहां ना मिलके यहां से मिले, 3 सेंटीमीटर पे मिले, तो 20 kg को किधर और कितना शिफ्ट करना होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, सीधी स्वाभाविक बात है कि सेंटर ऑफ मास हम चाहते हैं कितना शिफ्ट हो, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो। इस वाले डायरेक्शन को आप नेगेटिव ले रहे हैं क्या? अगर नेगेटिव ये वाला लीजिएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये नेगेटिव सेंटर ऑफ मास -3 M1 R1 डेल R1 -2 प्लस M2, ये कितना और किधर शिफ्ट करेगा पता नहीं, बाय 30 शिफ्ट करे इधर, तो -90 इक्वल टू -20 प्लस 20x, इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -70 इक्वल टू 20x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 7/2, मतलब -3.5 सेंटीमीटर। समझ पाए? तो इस तरह के सवाल अब बन जाएंगे आपसे, क्या झूठ मूठ का वेरिएशन और डेल्टा टाइम पास करें। बिल्कुल
जैसे आप अगर इसे नेगेटिव ले लें, इसे पॉजिटिव ले लें, क्या फर्क पड़ता है? ये देखो, ठीक है, ये वाला क्या, अब क्या होने वाला है? अब क्या होने वाला है? इसका क्या मतलब हुआ? इधर 3.5 शिफ्ट किया, वही तो है, कोई दिक्कत नहीं, समझ पाए बात को? गुड, मिटाए से। देखो अब आते हैं कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जिसे मान लीजिए आप किसी बोर्ड पे हैं और बोर्ड के किसी एक कॉर्नर पे हैं, और बोर्ड के किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे चले गए, या बोर्ड पे आप मान लो टहल रहे हैं। सवाल ये है, बोट नाव, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास, क्या कुछ और बोल दिए क्या? BOAT, बोर्ड, अच्छा अच्छा, सॉरी, वैसे हम बोले वही थे, अभी सर्दी है ना तो आवाज कुछ और ही निकल रहा होगा, मे भी। कटोरा, ये हाँ, कटोरा को गंगा जी में प्रवाहित कर दिए। इस पे आप भी कैसे बैठेगा? अब मान लीजिए इस बोट का, देखो बोट हल्का फुल्का है, ज्यादा इसका मास है भी नहीं, कम सम मास में काम चला लेते हैं। 40 kg का बोट है, ठीक, हमको नहीं पता ना बोट कैसे बनता है, ठीक है, और एक आदमी है, सुनो, एक आदमी है बोट के इस कॉर्नर पे है, समझे, इसका मास है 60 kg, नहीं एकदम जस्ट कॉर्नर पे है, और हाँ ये जो लेंथ ऑफ बोर्ड है, मतलब समझे ना, ये जो है, ये मान लेते हैं कि ये जो पूरा लेंथ है, जहां इसको यहां से ट्रेवल जो करना है इस कॉर्नर पे, ये है 4 मीटर, मान लेते हैं 4 मीटर लंबाई है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि पूरा सिस्टम इनिशियली रेस्ट में था, रहने दो वो सब बात, ज्यादा इमोशनल नहीं होना है, इनिशियली एट रेस्ट, सारा सिस्टम हमारा क्या है, रेस्ट में है। तो हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट when man comes to another corner और आपके पास 4 खूबसूरत आंसर हैं। 2.2 मीटर 2.2 मीटर 2.4 मीटर 2.4 मीटर, बैक, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड। हाँ सर, दोनों बराबर हैं, कह दिए, हाँ दोनों बराबर है, मान के चलिए। बताइए, क्वेश्चन समझा दें। देखो बाबू, क्वेश्चन कह रहा है, सीधी स्वाभाविक बात है कि जब आप बोर्ड पे चलेंगे ना तो बोर्ड में मोशन आ जाएगा, नहीं बोर्ड भी आपके अपोजिट डायरेक्शन वो चलना स्टार्ट करेगा। रीजन क्या पता है? एडजस्टिंग सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट करने के लिए करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स पूरे सिस्टम का 0 है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम 0 है, तो सेंटर ऑफ मास को एडजस्ट करना होगा। इस वजह से सेंटर ऑफ, ये बोर्ड भी मोशन में आएगी और इस वजह से बोर्ड थोड़ा शिफ्ट करेगा, और स्वाभाविक बात है किधर शिफ्ट करेगा। अगर इस डायरेक्शन का फॉरवर्ड माने तो ये, यानी 2 ऑप्शन तो आपका ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया, और आंसर होगा कौन सा? कितना आया है? तो बनाओ, होगा, बनाओ जल्दी बनाओ। बहुत सारे बच्चों का
आंसर आ भी गया होगा, और ये आया होगा कि बी और डी सर छोड़ के नहीं होगा, मतलब ये दोनों नहीं होगा ना, है क्या 2.4 होगा, ये ऑप्शन सी, क्योंकि बी और सी डी तो होना ही नहीं है। स्वाभाविक बात है कि भाई आप इधर मूव करेंगे तो वोट इधर मूव करेगा। आइए कैसे, कुछ नहीं करना है बाबू, आपके पास देखो, क्योंकि सुन लो बाबू, क्योंकि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम कितना, इनिशियली कौन, पूरा सिस्टम मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है 0, तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 0 होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास जहां था वही रहेगा, यानी कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होना है। ये बात समझ में आ गई, बस अब तो आपको पता है क्या करना है, ये बात समझे तो बस आपको पता है कि ये क्या अब आगे करना है, 0 इक्वल टू m1 डेल r1, m1 का वैल्यू कितना 60, आप इधर पॉजिटिव ले रहे हैं क्या, तो ये कितना शिफ्ट हुआ है 4 शिफ्ट हुआ है। जब बाबू ये यहां गया होगा, ये बोट भी कुछ तो शिफ्ट करी होगी इस तरफ, हाँ या ना रे पगले, बोट भी तो कुछ शिफ्ट करा होगा, ओवरऑल ये डिस्टेंस कितना गया 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स न गया, तब 64 माइनस एक्स, बोट भी तो शिफ्ट करा होगा, तब तक कुछ आई बात समझ में, हाँ बकलो लड़का से प्लस 40 kg कितना शिफ्ट किया बोट, माइनस एक्स ने शिफ्ट किया है, नेगेटिव मान रहे हैं, टोटल मास कितना है 100, कोई दिक्कत नहीं, 100 हो गया तो ये हो गया तुम्हारा, उधर कट्टो कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 240 माइनस 60x और प्लस माइनस 40 इक्वल टू 0 आ गया रे, 0 माइनस 40x, कोई दिक्कत, तो 60 में से 40x माइनस होगा तो माइनस 100x आया, 240 माइनस 100x इक्वल टू 0, बताइए तो x इक्वल टू कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया रे, कितना 2.4 पॉजिटिव आ गया है ना, नेगेटिव आना चाहिए ना, अच्छा सही तो आया, आपने माइनस एक्स माना है 2.4 ना, अरे पगले x मान लो तुमको नहीं पता, तो आपने पहले ही माइनस मान लिया है, आया ना 2.4 करेक्ट है, नहीं समझे, आपको ये फॉरवर्ड पता बैकवर्ड पता चलिए गया ना, आपने ऑलरेडी माइनस एक्स डाल दिया ना, x का वैल्यू आया 2.4, माइनस एक्स चाहिए ना आपको, आ गया 2.4, समझे, चलिए ठीक है, एक और सवाल कर ले, मान लीजिए बाढ़ आई और बाढ़ में केला का हमने एक बोट बनाया, केला वाला, नहीं ये केला का बोट है, समझे रहे ना, केला वाला बोट होता है ना, ये केला का ये सब रखा हुआ है, नहीं हाँ हाँ, चलो ये बोट बना, अब इसका टोटल जो मास है वो है 40 kg, ठीक है, इसके एक कॉर्नर पे एक आदमी है ए जिसका मास है बाबू 50 kg, इसके दूसरे कॉर्नर पे इसका दूसरा मित्र है बी, मास है इसका मान लो 60 kg, बोलो कोई दिक्कत, 3 पार्टिकल सिस्टम हो गए हैं। अब हमसे ये कहा गया है कि भाई क्या हो रहा है कि ए और बी दोनों एक दूसरे की तरफ, नहीं राज और सिमरन की तरफ, ए एंड बी दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, हाँ सवाल ये है ए एंड बी मूव्स, इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है, मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, नहीं टुवर्ड्स ईच अदर, रुक जाओ, अप टू सेंटर ऑफ मास तक, कहां तक मूव करा है सेंटर ऑफ मास तक, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट
of boat if initially system was at rest। और आपके पास आंसर है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन 13 सेंटीमीटर फॉरवर्ड डायरेक्शन और 13 सेंटीमीटर बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ, क्या देना था बाकी इनके बीच का गैप? हेलो, 4 सेंटीमीटर, सॉरी 4 मीटर देते हैं, 4 मीटर। क्वेश्चन समझ गए? सॉल्व करिए आंसर बताइए। सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, साक्षात दिख रहा है, इनिशियली रेस्ट है, तो डेल एक्स ये जो आर आएगा बाबू सेंटर ऑफ मास का, वो तो लड्डू होगा ना, वो तो रेस्ट में रहेगी ना। इस वजह से क्या होगा कि बी के मोशन से, ए के मोशन से और 40 केजी के मोशन से, नहीं 40 केजी का को भी मोशन करना पड़ेगा, तब ना सिस्टम ऑफ मास एडजस्ट होगा। तो हमें ये 40 केजी जो बोट है ये किधर मूव करेगा नहीं पता है, तो आपको जिधर इच्छा करे मान लीजिए। क्या लगता है किधर मूव करना चाहिए? नहीं पता किधर? चलिए आप बताइए किधर मूव करवा दे, इधर मूव करवा दे, तथास्तु करवा दिए, इधर मूव करवा दिए, कितना x, कोई दिक्कत? तो एक बात आप ये बताओ, क्वेश्चन पढ़ने से एक बात समझ में आ रहा है कि दोनों मूव करा है और दोनों को बराबर बराबर चलना पड़ेगा, क्योंकि अप टू सेंटर ऑफ मास मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर इधर मूव किया है, ये सत्य है, 2 मीटर मूव किया है इधर, और इसे भी 2 मीटर ही मूव करेगा। ऐसा नहीं कि राज है तो तुम ज्यादा चलो, हम सिमरन है तो कम चलेंगे, दोनों को बरोबर बरोबर चलना पड़ेगा। आई बात समझ में? अच्छा, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। तो ये बोट हो गया अमरीशपुरी, क्या ये बात समझे? अप टू द सेंटर ऑफ मास का मतलब हुआ कि दोनों को 2 सेंटीमीटर चलनी पड़ेगी। अब बताइए बराबर 0 कर दें, क्यों? क्योंकि बोट रेस्ट में है। m1 कितना है? 50। अब बताइए डेल r1 कितना होगा? भाई बोट भी तो इधर x गया है, तो 2 प्लस x होगा कि नहीं होगा? 2 और ये टोटल हो गया कितना? 2 प्लस x, कोई दिक्कत? प्लस m2 कितना? 60। अब बताइए इसे कितना चलना पड़ा बेचारा? 2 इधर और x इधर, कितना? 2 माइनस एक्स, गुड, 2 माइनस एक्स, कोई दिक्कत? बाय m1 और भी है कुछ क्या? 40 भी है, हाँ 40 भी तो जिंदा है, टाइगर जिंदा है। 40 कितना हुआ? 40 इंटू, कोई दिक्कत? टोटल मास कितना होगा? 60, 40, 100, 150, कोई अस्तित्व इसका ऐसे भी है ही नहीं। देखिए 100 प्लस 50x प्लस 120 माइनस 60x प्लस 40x, कोई दिक्कत? बरोबर 0। हाँ सर, कहाँ है 2? ओहो, यहां से है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर दे रखे हैं, तो इसको भी सेंटर ऑफ मास तक ओ 40 केजी है, 2 केजी है ना, 2.1 और 1.8 होगा, मतलब R1 केजी के टुवर्ड सेंटर ऑफ मास, इधर 60 केजी, इधर 50 केजी के बीच में, टुवर्ड्स इधर अप टू सेंटर ऑफ मास ना करके टुवर्ड सेंटर ऑफ मास। अच्छा रुको, टुवर्ड्स इधर समझ गए? नहीं, सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा ना क्या? तो सवाल में चेंज हो, ये सवाल होमवर्क रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास तक दोनों को जाना है। बस इसमें सवाल में क्या बना? बस एक सेंटर ऑफ मास एक्स्ट्रा आपको निकालना पड़ा, ये नहीं करना पड़ा आपको। सेंटर ऑफ मास में बस निकालना पड़ा ना, वो निकाल लीजिएगा। अभी तत्काल हम कह देते हैं कि ये भी दो गया, ये भी दो गया, बराबर बराबर गया, कोई बिना भेदभाव का। जब सवाल बन ही गया तो कर ही लेते हैं, लिखा गया है, बस आंसर लिखना था। हाँ नहीं मतलब समझ गए। अगर ये सवाल रहता है ये कि सेंटर ऑफ मास तक दोनों को मूव करना है, तो अगर मान लीजिए इधर 3 होता, इधर 1 होता तो कर लेते ना। वही चीज है, बराबर बराबर ना हो कि ये 3 और ये 1, क्या कोई दिक्कत? होमवर्क में कर लीजिएगा ये वाला सवाल, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिए थे हम। तो ये कितना सवाल हो गया बाबू? 40, 50, 100, 40 में से 100 में से 60 गया तो कितना हुआ? 40x, अरे 40x और 60x 20x हुआ, माइनस 20x और 50x 30x हुआ ना। 30x इक्वल टू बाबू माइनस 220, तो x इक्वल टू कितना हो गया? -220 बाय 30,
बोलो कुल मिला के कितना आया तेरा? कुछ नहीं आया। कितना? -7.33। तो ऑप्शन कुछ है ही नहीं। नहीं, ऑप्शन तो उसी हिसाब से एडजस्ट हुआ होगा और क्या। तो क्वेश्चन बदल गया तो ऑप्शन बदल जाएगा ना। -7.33 का मतलब आपने जो इधर माना है उससे इधर आएगा, उससे इधर शिफ्ट करेगी अपोजिट क्या। ठीक, ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा। ये वाला ऑप्शन तब सुबह सेंटर ऑफ मास वाला होगा हमें लगता है, जैसे क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ क्लियर नहीं था। ये समझ पाए? बोलो। हाँ नहीं, जहां बोलेगा, जैसे इसमें क्या था 2 हमने अभी दे रखा था इसलिए समझना है। जिसमें नहीं दे रखा होगा तो उसमें निकालेंगे, और उसमें निकालेंगे और उसमें कंडीशन लिखा रहेगा कि करना क्या है, कि दोनों को सेंटर ऑफ मास तक चलाना है क्या। अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करते हो सेंटर ऑफ मास ये वाला एक्सिस में मान लीजिए आता है 3, मान लीजिए यहां पे इसको 3 चलना पड़ेगा, इसको 1 चलना पड़ेगा, निकाल लेंगे। ठीक ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बनाइएगा अपने तरीके से। एक वेज प्रॉब्लम कर लेते हैं बाबू, एक वेज प्रॉब्लम प्लीज। एक वेज है जिसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया गया है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, मतलब इसका जो म्यू है वो 0 है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे से रख गया है, और इसका मास है मान लो 10 kg। एक ब्लॉक है यहाँ पे इसके टॉप कॉर्नर पे जिसका मास मान लो 1 kg है, सुन लो जरा। और इसका जो लेंथ है, इसका बॉटम मोस्ट पार्ट का जो लेंथ है वो है 2.2 मीटर। ठीक है, हमसे ये पूछा गया कि फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय वेज व्हेन द ब्लॉक reaches lowermost point, और आंसर है इसका, आप लोग बताएंगे। क्वेश्चन समझा देते हैं एक बार, सुनो। देखो हुआ क्या है, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, और सरफेस स्मूथ होने की वजह से ये जैसे ही नीचे लुढ़केगा ये इसे इधर पुश करेगा, मतलब ये इधर मूव करेगा। फील करिए, ये नीचे गिर रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा। तो क्यों जा रहा होगा? 2 कारण है। एक तो ये कि आपको ये लग रहा है, ये फोर्स इधर लगा रहा होगा, और नेट फोर्स सिस्टम का क्या था, अभी सिस्टम पे नेट फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स है, फ्रिक्शन अवेलेबल है ही नहीं है, रेजिस्टेंस आपको मानना ही नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। नहीं, अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है तो सेंटर ऑफ मास को भी रेस्ट में रहना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करने के लिए इस बॉडी को मूव करना पड़ा। आई बात समझ में? तो हमसे ये पूछा गया है कि जब ये यहां से यहां आ जाएगा तो ये वेज कितना डिस्प्लेस हुआ होगा, और किधर, ये तो समझ में आ ही रहा है कि इधर ही डिस्प्लेस हुआ होगा, तो कितना, और इसका आंसर होगा, सॉल्व करेंगे, करिए। देखो तुम लोग ये सोच रहे होगे कि ये बॉडी ना यहां से यहां तक गया होगा, तब ये कितना मूव किया होगा। स्वाभाविक बात है, यहां से जब ये यहां पे पहुंच जाएगा तो, लेकिन यहां से यहां तक पहुंचने में इन्होंने ये वाला डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बाबू? 2.2 ही ना। तो अगर एक्स वाली बात कर रहे हैं तो एक्स वाला लीजिए ना, काम खत्म। क्या समझे? बोलो। तो सेंटर ऑफ मास अभी रेस्ट में, रीजन क्या था? नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ मास 0, सेंटर ऑफ मास जहां पे था वहीं पे रहेगा। मतलब ये हो गया कि 0 = m1। अगर आप 1 kg को ले रहे हैं तो ये हॉरिजॉन्टल में इधर कितना डिस्प्लेस हुआ बाबू? 2.2। और ये वाला, और वेज इधर जाएगा, आप माइनस मान लो या तो आ जाएगा, कर लो। प्लस m2 कितना है? 10, और इधर कितना वेज मूव किया? x। आए बाबू, कहां पे माइनस नहीं होगा? ये ले न ले क्या फर्क पड़ता है, आ ही जाएगा। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? हाँ बोलो। 1 kg जो आएगा वो नीचे इधर डिस्प्लेस नहीं होगा। 1 kg, जैसे बोर्ड में सर जो हाँ, ठीक। पीछे माइनस करते थे ना, वैसे 1 kg तो 2.2 इधर जा रहा, फिर इधर भी तो 1x माइनस। जब 1 2.2 मूव करा तो वेज किधर मूव करा और कितना मूव करा? पीछे किया तो x माइनस में होना पड़ेगा, तो 2.2 में
अच्छा, ये कह रहे हो कि ये मूव करा है 2.2, मतलब आपके हिसाब से ये यहाँ से मूव करा है। वो नहीं बोले, जैसे ऊपर से आना था ना, वेट इधर मूव करा था, टोटल डिस्टेंस 2.2 है ना, बेस मान लेते इधर x का डिस्टेंस, ठीक। तो जो 1 kg का जो डिस्टेंस होगा टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, 2.2 माइनस x ना, 2.2 माइनस x, ये बेस इधर से 2.2 माइनस एक्स। सर जैसे बोट में नहीं करते थे, हाँ अगर आदमी इधर डिस्प्लेस होगा तो बोट भी थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, ठीक। वही बोल रहा है, वो माइनस वाला टर्म लिखते थे ना, 4 माइनस x वाला। अच्छा, वो लिखना है तुमको, का है वो लिख, आंसर किससे आया वो लिखने से, जो जनरल आएगा। माइनस तो करना ये कंफ्यूजन हो गया। अच्छा ठीक है, देखो ये जब 1 kg यहाँ से यहाँ तक गया, ये धीरे धीरे स्लाइड हो रहा होगा। आप क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम है, आपको पूरा का पूरा सिस्टम नहीं, इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन देखना होता है मेनली। सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा इसका, इस 10 kg का ओवरऑल सिस्टम का, ओवरऑल बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन होगा वो तो वही रहेगा ना। ओवरऑल बॉडी का सेंटर ऑफ मास का पोजीशन नहीं ना बदलेगा, लेकिन इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा होगा। नहीं, इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहां से मूव कर रहा होगा, बोलो है ना। कितना मूव किया, इधर ही मूव करेगा, कितना x। और जब ये मूव करा फाइनली, जब ये यहां से यहां तक आ गया तो ये इतना ही मूव किया ना, कितना x मूव किया, ठीक। तो यहां पे आप कह रहे हैं कि सर 2.2 ना लेके 2.2 माइनस एक्स लीजिए। 2.2 माइनस एक्स लगने का क्या कारण हुआ, 2.2 माइनस एक्स तो नहीं लेना चाहिए। आंसर कैसे आया है बाबू, आपका आंसर कितना है वैष्णवी, एक मिनट, माइनस 0.22 ना, गलत है, सही है, वही है। तो नियम के हिसाब से इसको ये x मूव किया है, नहीं तो वही बोर्ड वाला सिचुएशन भी चलेगा, नॉर्मल है, वही चलना चाहिए। क्या ये इधर मूव करेगा, तो ओवरऑल ये कह रहे हो कि 1 kg बॉडी जो है वो 2.2 और माइनस एक्स, सही है। इधर वाला आप माइनस नेगेटिव माने हैं, नहीं कुछ नहीं मानिए आप, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं मानिए, नहीं। तो ये कहिए कि ये अगर 2.2 गया है, ये x गया, तो ओवरऑल ये कितना गया होगा, अगर मान लीजिए क्या नहीं, तो नेट कितना गया 2.2 माइनस एक्स ही गया, नहीं ये माइनस साइन, ये डिस्टेंस घटा है, इसका साइन क्या है पता नहीं, ठीक है, गुड। उसके बाद 10 kg ब्लॉक किधर मूव किया, कितना मूव किया, x मूव किया, किधर किया है पता नहीं, बाय 11 या 0, कितना आया सर 2.2 माइनस x प्लस 10x इक्वल टू 0, तो ये हुआ आपका 9x ना, 9x इक्वल टू माइनस 2.2, तो x इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 2.2 बाय 9, ये तो मीटर में है ना। ऑप्शन आपका, ऑप्शन सेंटीमीटर में था, तो आप इसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी आएगा आंसर आएगा लगभग कितना, या रहने दीजिए ऐसे ही आएगा, नहीं ये माइनस 2.2 बाय आया ना 9 रे, कितना होगा ये अप्रॉक्स माइनस 0.22, 9 दूना 18, हाँ 200 के आसपास आएगा ना, 0.2 220, अरे 9 दूना 18 220 है ना, 0.23 ऐसे कुछ आएगा ना, 0 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है, इतना मीटर आएगा आंसर, बोलो ठीक है। क्या डाउट क्लियर हुआ। चलते चलते एक सवाल, इसमें यही करना होता है, नेट डिस्टेंस के बारे में सोचना है आपको, मिटा दे इसे। देखो जैसे मान लो एक वेज है आपके पास इस तरह का, और ये मान लीजिए 45 है, ये भी 45 डिग्री है, इसे स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया गया, यहां से एक पुली है, दो मास है ए और बी, ठीक, इससे लटका हुआ है दो मास, एक है ए और एक बी, और
अभी तत्काल आपको ये दे रखा है कि मास ऑफ ए मास ऑफ बी के बराबर है, ठीक है। और ये वेज अभी मूवेबल नहीं है, फिक्स वेज है, ये फिक्स है, मूव नहीं करना, बस ये वेज वर्किंग में नहीं है, ये फिक्स है। ये सरफेस था जिसपे सिस्टम ऐसे था। अभी 2 पार्टिकल सिस्टम है मात्र आपके पास, इसके पास भी कुछ एक्सेलरेशन, ये काइनेमेटिक्स का सवाल दे रहे हैं, सिंपल एफबीडी वाला बेस्ड। इसका हाँ बोलो, कौन क्या नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा ना। ब्लॉक ऑन 2 साइड्स ऑफ ब्लॉक, मूव नहीं करेगा ना, पक्का। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। A and B equal masses are released on 2 sides of a fixed wedge 45। तुम बोला था क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे ये दे रखा है 45 एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक विल गेट जी sin थीटा। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0। हमसे फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, 0 होगा क्या, नियम तो कहता है 0 होना चाहिए। फिक्स वेज 6, बोथ ब्लॉक एंड बी मासेस आर रिलीज्ड ऑन 2 साइड्स, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन 0, मूव करेगा नहीं, एंगल भी सेम है, मास भी सेम है, तो क्यों मोशन करेगा, स्वाभाविक बात है। गुड, एंगल चेंज कर देते हैं, कर दें 60 और 30। एक्सेलरेशन क्यों 0 हुआ समझ गए, ये 60 कर देते हैं और इसे 30 कर देते हैं। अब तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, है कितना होगा सिस्टम का, फाइंड करिएगा होमवर्क। कुछ नहीं, कंपोनेंट टूटेगा, A1 A2 आएगा, दोनों का एक्सेलरेशन ऐसे नहीं दे, होमवर्क बना लीजिए यहीं पे, ठीक है। एक ये सवाल और एक सवाल होमवर्क के तौर पे छोड़े जा रहे हैं आपके लिए, फुर्सत में कर लीजिएगा उसे। एक सवाल और छोड़े जा रहे हैं आपके लिए। एक ट्रॉली है जिसका मास मान लेते हैं कैपिटल M है। ये ट्रॉली मान लीजिए चल रही है ग्राउंड पे, ठीक है, फ्रिक्शनलेस ग्राउंड है, स्मूथ ग्राउंड है, और इसके एक कॉर्नर पे एक बडी है जिसका मास स्मॉल m है और ये v वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, v वेलोसिटी से चल रही है। तो इनिशियली सिस्टम रेस्ट में है, इनिशियली सिस्टम एट रेस्ट, स्वाभाविक बात है सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में होगा। तो जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो ये जो ट्रॉली होगी वो चलना स्टार्ट कर देगी, हाँ या ना, ठीक है। हमें लगता है ये ट्रॉली किधर चलेगी, जिधर भी चलेगी इसमें भी वेलोसिटी आएगी, हाँ या ना, ठीक है। हमसे पूछा ये गया है इसकी वेलोसिटी बताइए, वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली कितनी होगी, नहीं, और आपके पास आंसर है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली व्हेन मूव्स विथ वेलोसिटी v विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, हाँ ठीक है। इसकी वेलोसिटी v है, v के टर्म में आपको आंसर देना है, और ऑप्शन है आपके पास स्मॉल m v बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। नेक्स्ट स्मॉल m v बाय कैपिटल M। तीसरा कैपिटल M v बाय स्मॉल m, एंड लास्ट कैपिटल M v बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। आराम से बन जाएगा। ये दोनों सवाल आप लोग बनाइए। क्वेश्चन ये है कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ट्रॉली है, ट्रॉली और ये सब रेस्ट में था, ये भी रेस्ट में था, स्मॉल m मास है, कैपिटल M इसका मास है। अब स्वाभाविक बात है कि क्योंकि सरफेस स्मूथ है, जैसे ही ये चलना स्टार्ट करेगा ट्रॉली भी चलना स्टार्ट करेगी, हमें लगता है पीछे की तरफ या आगे की तरफ, जो भी हमें नहीं पता। तो ट्रॉली क्या रेस्ट में रहेगी, बोट वाला का केस हो गया सिंपल सा, नहीं तो किस वेलोसिटी, बोट में हमने डिस्प्लेसमेंट वगैरह पूछा था कितना शिफ्ट करा, अब की बार हमने आपको ये पूछा कि ये ट्रॉली किस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, दूसरा रिलेटिव वेलोसिटी। ऑप्शन
आप इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से भी बन सकता है, सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट से भी बन सकता है। देखिए दोनों में कितना किसमें कम टाइम लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।